नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो एएलपी टेक्नीशियन के लिए हम सभी जो है बेसिक साइंस की क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम लोग लाइट चैप्टर में सेकेंड डे देखने वाले हैं, ठीक है ना। सेकेंड डे तो होगा लेकिन अभी हम लोग जो है 17th लेक्चर पे पहुंच गए हैं आज मिला करके। टोटल हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं। एक तो आपका क्या है वेव, और उसके बाद हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और फिर हमने साउंड। एकदम सिस्टमेटिक वे में चल रहे हैं और इसके बाद हम लोग अभी आ गए हैं लाइट पे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए जैसे कि कल हमने जो भी चीज़ें पढ़ी है लाइट के बारे में, अगर वो चीज़ अगर नहीं पढ़ते हैं तो अभी जो हम आगे चीज़ों को पढ़ेंगे सर, ठीक है ना, उसको आप को रिलेट ही नहीं कर पाएंगे। और फिर अभी जो आप लाइट पढ़ रहे हैं, यानी कि लाइट क्या है, आपकी एक वेव है। तो अगर ये वेब के बारे ही आपको अगर पता नहीं होता, जैसे कि हमने यहाँ पर पूरा डिटेल पढ़ा कि वेब होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है, फिर साउंड को जाना क्योंकि साउंड भी आपकी क्या है, एक वेव है। तो एकदम सिस्टमेटिक वे में कवर करेंगे। और एक लाइट अच्छा टॉपिक भी है और कह सकते हैं ईजी है, लेकिन एक लेंदी टॉपिक है, काफ़ी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। तो देखिए आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि प्रकाश का प्रवर्तन, और इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। और केवल इतना ही नहीं पढ़ेंगे कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें हमें काफ़ी चीज़ें समझनी है, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन होता कैसे है और रिफ्लेक्शन से रिलेटेड यहाँ पे आपके काफ़ी अच्छे सवाल भी बन जाते हैं। सवाल इन द सेंस कि आपके न्यूमेरिकल बनते हैं और स्टेटमेंट बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आज हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि ख़त्म करने का, थोड़ा सा लंबा बनेगा ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है फोकस स्टडी विद अभी को, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप टेलीग्राम में जाकर के भी सर्च करेंगे फोकस स्टडी विद अभी, तो आपको 660 के लमसम आपको आसपास वहाँ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और साथ के साथ हम लोग अभी अपने जो है आपके CBT 2 में जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो सेक्शन है, उसमें भी हम लोग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में अब जो है आपका स्केल वाला सेक्शन स्टार्ट करेंगे। अगर हम लोग स्केल जैसे ही ख़त्म करेंगे, मतलब समझिए कि हम लोगों का एक फर्स्ट टॉपिक एक बड़ा पार्ट, ठीक है, क्योंकि उसमें अब बच जाएगा बस आपका एक कंपास पढ़ना और मिनी ड्राफ्टर पढ़ना, ठीक है। तो चलिए ये सारी चीज़ें हैं, एक बार चैनल विजिट करिएगा तो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। चलिए हमें आज पढ़नी क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इट मीन्स प्रकाश का परावर्तन। उससे पहले हम कुछ चीज़ें आपको रिकॉल कर लें, जो ज़्यादा नहीं, आपका 4 से 5 मिनट टाइम लूँगा, जो कल हमने पढ़ा है, क्योंकि कल एक बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी है और अगर आपने कल की क्लासेस नहीं देखा है तो आपको ज़रूर से देखनी चाहिए। तो चलिए रिवीजन करते हैं, कल का 5 मिनट में रिकॉल भी हो जाएगा और इम्पॉर्टेंट भी है कि चीज़ें रिवाइज भी होती चलनी चाहिए। सबसे पहले हमने क्या देखा कि लाइट क्या है, लाइट एक क्या है, आपकी एनर्जी है, ठीक है। लाइट क्या है, आपकी एक एनर्जी है, ठीक है। हिंदी में क्या है तो ऊर्जा का एक रूप होता है प्रकाश, यानी कि प्रकाश क्या है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है, ठीक है। लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, ये हमने देखा था। इससे पहले हमने क्या देखा, एनर्जी से पहले हमने ये देखा कि हमें दो चीज़ें हमने देखी कि यूनिवर्स की जो फॉर्मेशन हुई है दो चीज़ों से, एक तो आपकी है एनर्जी और दूसरी चीज़ थी मैटर। तो सबसे पहले हमने आपको ये बताया कि जो आपका यूनिवर्स है, ये दो चीज़ों में, आपके यूनिवर्स में दो चीज़ें ही मिलती है, एक आपकी एनर्जी और एक आपका मैटर। तो हमने देखा था कि आप किस चीज़ को आप मैटर कहेंगे, मतलब आपके आसपास जो भी चीज़ें दिख रही है या तो वो आपका मैटर होगा या तो फिर वो आपकी एनर्जी होगी। तो मैटर के लिए हमने दो कंडीशन रखा था। पहला कंडीशन हमने ये रखा था कि उसके पास क्या होगी, अपनी उसकी कोई ना कोई एक मास होगी, और सेकंड कंडीशन हमने ये रखा था कि वो अपना कोई ना कोई एक स्पेस ऑक्युपाई कर रहा होगा, मतलब वो अपना एक स्थान छीनती होगी, ठीक है। तो ये जो भी दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, जो भी ऑब्जेक्ट, उसे हम क्या कहेंगे, मैटर, यानी कि हम उसे क्या कहेंगे, पदार्थ। और जो ऑब्जेक्ट जिसकी अपनी खुद की मास नहीं होगी या फिर वो कोई स्पेस ऑक्युपाई नहीं कर रहा होगा, तो उसे हम क्या नाम देंगे, एनर्जी। और इसे ही हम कहाँ पढ़ते हैं, फिजिक्स में, और इसे हम कहाँ पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में। अब ये जो पदार्थ है आपकी कहाँ है, तो ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बात की जा रही है, मतलब कि ये एक निर्जीव वस्तु पे बात की जा रही है। और जब हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे होते हैं, यानी कि सजीव जीव की जब बात कर रहे होते हैं, तो हम इसको कहाँ पढ़ते हैं, बायोलॉजी में, जिसे हम नाम देते हैं सेल। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का भी आप डिफरेंशिएशन समझ लिए, ये हमने काफ़ी डिटेल में कल समझा था। फिर आगे हमने बढ़ा तो फिर हमने क्या देखा कि लाइट के कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी, लाइट के प्रॉपर्टी या फिर कह सकते हैं लाइट के नेचर के बारे में जाना कि लाइट क्या है। एक तो आपकी लाइट एनर्जी होती है, साथ के साथ हमने देखा कि एक साइंटिस्ट हैं डी ब्रॉगली साहब जी, ठीक है ना।
डी ब्रॉगली साहब ने क्या बताया कि लाइट का कैसा नेचर है, डुअल नेचर है। डुअल नेचर इट मीन्स द्वैध प्रकृति का ये जो होता है नेचर शो करता है, ठीक है ना, ये द्वैध प्रकृति का नेचर शो करता है। अच्छा, तो ये द्वैध प्रकृति का जो नेचर शो करता है इट मीन्स क्या, ये किस दो तरह की कौन सी इसकी नेचर, एक तो इसके पास अपनी नेचर है वेव की नेचर, और दूसरी जो है आपकी पार्टिकल की। पार्टिकल कहेंगे तो कण और वेव कहेंगे तो तरंग, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि लाइट क्या है, आपकी एक तरंग है, ठीक है ना। हम सभी को पता भी है कि लाइट क्या है, आपको एक तरंग है, वेव चैप्टर में हमने पढ़ा है। तो लाइट कौन सा वेव है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि वैद्युत चुंबक की तरंग है। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वाइब्रेशन जो पार्टिकल वेव कैसे जनरेट होती है, तो मीडियम के जो पार्टिकल क्या करते हैं, जब वाइब्रेट करते हैं, ठीक है ना, कंपन जब करती है तब वेव का फॉर्मेशन होता है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, आपकी एक डिस्टर्बेंस होती है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, वेव। तो ये जो पार्टिकल की जो वाइब्रेशन आप देख रहे हैं, इस पार्टिकल के वाइब्रेशन के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये कौन सा वेव होगा, लाइट, तो आप क्या नाम देंगे, लाइट क्या है, आपका एक ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है ना। ट्रांसवर्स वेव मतलब ये कैसी तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। क्लियर हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है मतलब क्या है कि इसे मीडियम की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर मीडियम है तो भी ठीक है और अगर नहीं है तो भी ठीक है। इसके लिए ऐसा कंडीशन नहीं है जैसे कि साउंड विदाउट मीडियम वो ट्रेवल कर ही नहीं सकती, बट लाइट आप चाहे तो निर्वात में यानी कि वैक्यूम में भी आपकी क्या है, ये फ्लो कर सकती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गए। अब हमने यहाँ देखा कि लाइट क्या है, दो नेचर को शो करता है, एक तो आपकी नेचर शो करती है वेव की और एक होती है पार्टिकल्स की। तो इसको भी हमने और डिटेल में समझा था, जिससे कि यहाँ पर बात किया जाए कि लाइट जो है वो आपकी वेव है या फिर तरंग है या फिर लाइट आपकी पार्टिकल है, ये कौन प्रूव करता है या फिर कौन बताता है कि लाइट एक वेव है। तो 3 चीज़ें हमने देखी थी, तीनों का नाम लिखते। सबसे पहले एक था आपका इंटरफेरेंस, ठीक है, इंटरफेरेंस जिसको हिंदी में कहते हैं व्यतिकरण। दूसरा है आपका डिफ्रैक्शन, जिसे हिंदी में नाम देते हैं विवर्तन। और तीसरी जो थी आपकी पोलराइजेशन, ठीक है, पोलराइजेशन, ठीक है ना, पोलराइजेशन को हिंदी में कहेंगे ध्रुवन। ये जो तीनों फेनोमिना है, ये तीनों फेनोमिना कहाँ आपको देखने को मिलती है, तो वेव में देखने को मिलती है। और ये तीनों फेना आपके कहाँ होती है, तो लाइट में भी होती है, ठीक है। ये एक तो ये कंडीशन है कि जो आपका इंटरफेरेंस होगा या फिर आपका जो डिफ्रैक्शन होगा या फिर जो भी पोलराइजेशन होगी, ये कहाँ होती है, तो तरंग में होती है, पार्टिकल्स में नहीं होती है, ठीक है। तो इट मीन्स ये है कि अगर इंटरफेरेंस अगर लाइट में हो रहा है तो लाइट क्या है, आपकी एक तरंग है। अगर डिफ्रैक्शन आपके लाइट में हो रही है तो लाइट क्या होगा, एक वेव होगा। और पोलराइजेशन अगर लाइट में हो रही है, देखने को मिल रही है, तो वो क्या होगा, वेव होगा। इंटरफेरेंस में हमने क्या कहा था कि एक तो सेम डायरेक्शन, एक अपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाती है, जिसे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और जब अपोजिट डायरेक्शन में तो एम्पलीट्यूड 0 भी हो सकती है या फिर डिक्रीज कर जाएगी। अगर दोनों सोर्स की एम्पलीट्यूड या फिर फ्रीक्वेंसी दोनों सेम है, तो जब अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो वहां पे क्या हो जाएगी, एम्पलीट्यूड की वैल्यू 0, वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मेशन होगा। डिफ्रैक्शन मतलब क्या था कि बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, विदाउट चेंजिंग एनी मीडियम। तो इसमें भी हमने देखा था, लाइट में भी, ये आपके साउंड में भी होती है, ये भी आपके साउंड में होती है। पोलराइजेशन में क्या होता है कि एक फिक्स एक्सिस में हम क्या कर लेते हैं, लाइट को फ्लो कर सकते हैं। जैसे कि आपका ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन है, ठीक है। यहाँ से एक वेपर लाइट निकली है तो ये एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। लेकिन हम चाहे तो इसको एक इस तरह से कवर कर दें तो लाइट आपके एक एक्सिस में फ्लो करेगी। तो ये आप अगर आप नेचर कर पा रहे हो तो इसे ही हम क्या कहते हैं, ध्रुवन या फिर पोलराइजेशन। लेकिन ये चीज़ें हम साउंड में नहीं कर सकते, इसलिए साउंड में पोलराइजेशन नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज़, पोलराइजेशन होती किस में, वेव में, और वेव में भी किस वेव में, तो आपका ट्रांसवर्स वेव में। इसलिए लाइट कैसी वेव है, तो आपकी ट्रांसवर्स वेव है। अब आइए पार्टिकल लाइट आपकी एक पार्टिकल है, ये कैसे प्रूव होता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे, प्रकाश का विद्युत प्रभाव, ठीक है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश का विद्युत प्रभाव आइंस्टीन ने दिया था। सेकंड आपका है स्कैटरिंग कहेंगे हिंदी में इसे प्रकीर्णन भी कहाँ आपको देखने को मिलता है, तो लाइट में देखने को मिलता है। और ये स्कैटरिंग कहाँ होते हैं, तो आपके पार्टिकल्स में होते हैं। और एक आपका है रिफ्लेक्शन और आपका रिफ्रैक्शन, यानी कि अपवर्तन, ठीक है ना, और ये आपका परावर्तन। यानी कि अगर लाइट में रिफ्लेक्शन हो रहा है और अगर लाइट में अपवर्तन हो रहा है, ठीक है। अपवर्तन क्या होता है कि लाइट का क्या हो जाना, पाथ का चेंज हो जाना, ठीक है।
और इस कब होगा, जब आप मीडियम चेंज कर रहे होंगे। तो ये अपवर्तन हम लोग डिटेल पढ़ेंगे लाइट चैप्टर में। रिफ्लेक्शन आज हम लोग इसको कवर करेंगे, स्कैटरिंग भी पढ़ेंगे, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग कल पढ़ लिए हैं। तो ये हमने कल पढ़ लिया, ये कल पढ़ लिया, ये हमने कल पढ़ लिया, और ये हमने पढ़ लिया। तो ये आपसे अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि लाइट पार्टिकल है, ये प्रूव होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, स्कैटरिंग से, रिफ्लेक्शन से, या फिर पोलराइजेशन से, तो आप क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्कैटरिंग, या फिर रिफ्लेक्शन। लाइट एक वेव है, ये प्रूव करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन, या फिर डिफ्रैक्शन, तो आप क्या कहेंगे? डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन का लाइट में होना या दिखना, ये हमें प्रूव करती है कि लाइट क्या है, आपकी एक वेव है। इसके बाद हमने क्या देखा? दो चीज़ और देखा, दो चीज़ हम रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। एक तो आपका था लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, लुमिनस ऑब्जेक्ट एक था आपका, और एक था आपका नन लुमिनस ऑब्जेक्ट। नन लुमिनस ऑब्जेक्ट मतलब कि प्रदीप्त वस्तुएं, और ये था आपकी अप्रदीप्त वस्तु। वैसी वस्तुएं जिसके पास अपनी खुद की लाइट होती है, जैसे कि सन, ठीक है, उसके बाद आपके हो गए बल्ब, उसके बाद हो गया आपका स्टार, ठीक है, तारा, उसके बाद ट्यूबलाइट, जिसके पास अपनी खुद की लाइट होती है। और वैसी वस्तुएं जिसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, वो हमें तब दिखती है जब उस पर कोई लाइट पड़ती है, जैसे कि आपके टेबल हो गए, ठीक है, मून हो गया, चांद, एक्सेट्रा। ये हमने सारी एग्जांपल देखी, ठीक है। तो 8 मिनट हमने आपका 7-8 मिनट लिया है, आपके रिवीजन भी कल कंप्लीट करवा लिए, कल की सारी चीज़ें। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, यानी कि परावर्तन या फिर रिफ्लेक्शन हम किसे बोलते हैं। देखिए, एक सबसे पहले तो ये चीज़ें समझिए कि हम लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो लाइट का काम क्या है। देखिए, अगर हमें कोई भी चीज़ें दिख रही है, जैसे कि आप अभी मोबाइल में कोई भी चीज़ देख रहे हो, या आपको ये पेन दिख रही है, तो ये हमें कब दिखता है, इसको पहले समझिए। तो इसके लिए दो चीज़ हमें चाहिए, पहला चीज़ और दूसरा चीज़, ठीक है ना। फर्स्ट क्या आपके पास होनी चाहिए? एक तो आपके पास आँख जो है वो सही होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए कि लाइट एक प्रॉपर वे में आपको मिलनी चाहिए। मतलब ये दो कंडीशन है आपको कोई भी ऑब्जेक्ट देखने के लिए। आपके पास आँखें सही होनी चाहिए, आपकी आँखें, और दूसरी क्या है? लाइट होनी चाहिए। अब देखिए कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते कैसे हैं उसको समझते हैं पहले, ठीक है। देखते कैसे हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को, उसको अभी हम लोग समझते हैं, ठीक। इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है। ये आपकी एक दीवार है, ठीक है ना, इस प्रकार से ये आपके पास, ये मैंने एक दीवार बना दिया है, ठीक है। अब हमने क्या किया है, इस दीवार के ऊपर एक गेंद लिया इस प्रकार से, और इस गेंद को इस दीवार पर फेंका इस प्रकार से, ठीक है। जब हम इस दीवार पर फेंकते हैं तो हमें वापस रिटर्न ये बॉल या तो इस पाथ पे मिलता है, अगर हमने सेम इस डायरेक्शन पे फेंका है, और अगर हम इस तरह से थोड़ा सा तिरछा करके फेंकेंगे इस तरह से, ठीक है ना, तो ये बॉल इस तरह से इधर निकलेगी, इस तरह से आपकी ये बॉल जाते हुए मिलेगी। कहने का हमें ये मतलब है कि आपको जो हमें बताना है क्या, रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन, यानी कि जब आप बॉल को इस दीवार पे फेंकें तो वापस ये बॉल आपके पास आई, इसे ही हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्ट होना। यहाँ पर आपने जब गेंद को किस एक सर्टेन एंगल पर फ्लो किया, अब ये एंगल कैसे है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस बेस पे, इस वाल पे एक 90 डिग्री का एंगल खींचेंगे, ठीक है। तो ये जिस एंगल पे, इस नॉर्मल, इसको हम नाम देते हैं नॉर्मल, इस नॉर्मल के साथ जिस एंगल पे आपने बॉल को फेंका, उसी एंगल पे ये बॉल क्या होगा, आपका रिफ्लेक्ट होगा। मतलब रिफ्लेक्शन जब भी होगी, चाहे किसी की भी होगी, चाहे वो कोई भी सरफेस होगा, चाहे वो वाल हो, चाहे वो रफ सरफेस हो, या फिर आपकी कोई मिरर हो, मिरर में भी कोई भी मिरर, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, जो भी रिफ्लेक्शन होगी वो सेम एंगल पे, मतलब जो इस जिस एंगल पे आप बॉल को इंसिडेंट किए हो या लाइट को इंसिडेंट किए हो दीवार पे, उसी एंगल पे ये बॉल क्या होगी, आपकी रिफ्लेक्ट होगी। यही आपको होता है क्या, रिफ्लेक्शन, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ये जो मैंने अभी बताया कि जिस एंगल पे आप इंसिडेंट करोगे और उसी एंगल पे आपका क्या होगा, बॉल आपका रिफ्लेक्शन होगा, इसको हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। लेकिन अभी आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। हम चीज़ों को देखने के लिए हमें क्या चाहिए, दो चीज़ चाहिए, एक आँख और एक लाइट। अब हम चीज़ों को देखेंगे कैसे, या फिर हमें कोई भी चीज़ दिखती कैसे, अब हम उसे समझते हैं। देखिए, ये आपके पास एक बॉल है, फुटबॉल है, ठीक है ना। अब हमें ये फुटबॉल अपने घर में जो रखी हुई है, ये फुटबॉल हम कैसे देख पाते हैं, इसे अब हम समझते हैं। यहाँ पर फुटबॉल है, ये आपकी, ये आप हैं, ठीक है ना, ये आपकी आँखें हैं, ठीक। और इस प्रकार से यहाँ पर मैं आपकी आंखें बना दिया, ठीक है जी। अब यहाँ से क्या हुआ, एक आपने लाइट लिया है, एक टॉर्च, लाइट, रूम पूरा अंधेरा है अभी, और आपने एक टॉर्च लिया, इस प्रकार से आपने टॉर्च से लाइट निकाली है।
इस तरह से लाइट निकलेगी टॉर्च से, कुछ लाइट इधर निकल जाएगी, कुछ लाइट इधर चल जाएगी, कुछ लाइट इधर आएगी, इस पे आएगी, कुछ लाइट इधर आएगी, कुछ लाइट इधर आएगी, कुछ लाइट इस पे आएगी, इस तरह से। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब इस लाइट को यहाँ पर कोई अवरोधक मिला नहीं, मतलब कोई ऑब्स्टेकल मिला नहीं, तो ये टकराई नहीं, तो ये रिफ्लेक्ट हुई नहीं। यहाँ पे ये टकराई है तो ये हो सकता है इधर रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ये आई तो इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा होगा, उसके आंखों में जब आएगी तो उसे ये ऑब्जेक्ट दिखेगा। अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट व्यक्ति खड़ा होगा, उसकी आंखों पे ये लाइट आएगी तो उसे ये ऑब्जेक्ट दिखेगा, उसी प्रकार ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी। यहाँ पर भी कोई एक व्यक्ति होगा, उसकी आंखों पे ये लाइट पहुंचेगी तो उसे ये फुटबॉल दिखेगा। और जब ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जब इसके आंखें में यानी आपके आंखों में आके रिफ्लेक्ट हुई, तब जाकर आपको ये बॉल दिखता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी दिख रही है, ठीक है, तो लाइट उससे टकरा करके वो लाइट हमारे आंखों में आती है, तब जाकर के हम कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। जैसे कि ये आपके पास जो पेन का कवर है, आपको ये तब दिख पा रहा है जो घर की लाइट जो जल रही है वो आ करके इस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद, यानी कि टकराने के बाद इन द सेंस कि रिफ्लेक्ट जब हुई तो ये लाइट कहाँ आई, आपकी आंखों पे आई, तब जाकर के आप इसको देख पा रहे हैं। आप हमारे हाथों को भी अगर देख पा रहे हैं तो हाथों से जो लाइट आई इससे टकरा करके आपके आंखों पे पहुंच रही है, तब जाकर के आपको ये हाथ भी दिख रही है। तो तीन चीज़ें क्लियर है कि हमें चीज़ों को देखने के लिए दो चीज़ चाहिए, आँख और लाइट। अगर आपका केवल आँख सही है और अगर लाइट नहीं है तो भी नहीं देख सकते हैं। अगर आपकी आँख खराब है और अगर लाइट नहीं है तो भी आप चीज़ों को देख नहीं सकती। रिफ्लेक्शन क्या होता है, किसी भी चीज़ का अवरोधक या ऑब्स्टेकल से टकरा करके वापस सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाना, वही हो गया रिफ्लेक्शन। और चीज़ों को देखते हैं या फिर कोई भी चीज़ हमें दिख रही है तो उस वस्तु से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के जब हमारी आंखों में आएगी तभी हम इसको देख पाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको और एक अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ दो व्यक्ति है, ठीक है, ये हो गया आपका ABHI अभी मैं, और एक व्यक्ति इधर है आपका, ठीक है, ये हो गए आप। अब देखिए अगर बात की जाए, आप यहाँ से आपकी क्या है, एक बल्ब जला दी गई है, ठीक है ना, इस तरह से यहाँ रोशनी आ रही है, मेरे ऊपर भी आ रही है, इनके ऊपर भी आ रही है। हमें ये व्यक्ति दिख रहा है, ठीक है ना, हमें अगर ये व्यक्ति, हम इस व्यक्ति को अगर देख पा रहे तो हो क्या रहा है, ये लाइट इसके पास आ रही है और यहाँ से टकरा करके मेरे आंखों में आ रही है, तब जाकर के हम जाकर के इस आपको यानी कि देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर ये व्यक्ति यानी फिर आप अगर हमें देख पा रहे तो क्या हो रहा है, लाइट आ रही है मेरे पास, यहाँ से मेरे पास जब लाइट आ रही है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के जब आपके आंखों पे जा रही है तब आप क्या कर पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई चीज़, ये आप है, अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिख रही है तो लाइट उस ऑब्जेक्ट से टकरा करके आपके आंखों पे आ रही है। और अगर हमें कोई भी चीज़ दिख रही है तो सेम चीज़, ये अगर आप हमें दिख रहे हैं तो आपसे लाइट टकरा करके हमारे आंखों में आ रही है, तब जाकर के हम चीज़ों को देख पाते हैं। अब इतना हमने इसको इसलिए बताया क्योंकि जब हम मिराज पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका हम कंसेप्ट यूज़ करेंगे। अब चलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के पास। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या फिर प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है, हम उसे समझते हैं। ठीक है, इसको मैंने लिख लिया ताकि आपका टाइम सेव हो सके। देखिए दो नियम है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या फिर प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला जो नियम है कोई काम का नहीं है, बट हमें दूसरा नियम को इम्पॉर्टेंट है, पर हम दोनों समझ लेते हैं। पहले तो पढ़ लेते हैं कि क्या है, हिंदी में भी पढ़ेंगे, हिंदी वाले लिख लेंगे और इंग्लिश वाले लिखा हुआ है, और फिर इसको हम लोग समझेंगे। पहले पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, और जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ऑलवेज लाइज इन आ सेम प्लेन। ठीक है, हिंदी में पढ़ रहे हैं, जो आपतित किरण है और जो अविलंब है और जो परावर्तित किरण है, ठीक है ना, तीनों जो है आपकी हमेशा ही ऑलवेज, ये ध्यान रखिएगा, ऑलवेज एक ही तल पे होती है। कौन कौन, आपतित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण। ठीक है, अब ये कैसे लाइक कर रही है, क्या ये होती है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और अविलंब, या फिर परावर्तित किरण, या फिर रिफ्लेक्टेड रे, किसे कहेंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना अभी आपको। ठीक है, दूसरा लॉ क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज। ये भी आप याद रखिएगा, ये हमेशा ऑलवेज, यानी कि हिंदी में कहेंगे कि आपतन कोण हमेशा ही परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ये जो आई है ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हिंदी में क्या कहेंगे, आपतन कोण। ठीक है, और ये जो आर है, एंगल आर जो है, ये आपको बोला जा रहा है, इसका मतलब ये है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। ठीक है ना, क्या कहेंगे इसे, परावर्तन कोण।
यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। क्या कहा गया है इस लॉ में? इस लॉ में ये कहा गया है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम में कि जो इंसिडेंट रे है यानी कि आपतित किरण है, नॉर्मल यानी कि अविलंब, और रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण, ये तीनों जो होती है एक तल पर ही होती है। दूसरा ये कहा गया है कि जो इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि जो आपतन कोण होती है वो हमेशा ही परावर्तन कोण के बराबर होती है। अब इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले पहला लॉ को समझते हैं कि यहाँ क्या बोला गया। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि हम एक सरफेस लेते हैं, ठीक है, ये आपका एक सरफेस है, ठीक है। अगर आपको रिफ्लेक्शन करना है, क्योंकि हमने क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और अभी हमने आपको बताया कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है। एक वाल लिया था, यानी कि पीछे क्या है आपका, कोई ना कोई सरफेस क्या होगा, वो पॉलिश्ड होनी चाहिए। तो या तो आप रिफ्लेक्शन करवा रहे हो किसी सरफेस से या फिर मिरर से, तो आपको हमेशा ही इसका एक साइड क्या करना पड़ेगा, उसको पॉलिश्ड करना पड़ेगा। अदरवाइज ये अगर पॉलिश्ड नहीं होता है या फिर रंग नहीं पीछे करोगे, आप ब्लैक कलर कर दीजिए या फिर पीछे कोई लकड़ी लगा दें, अदरवाइज लाइट इधर से आएगी और इधर निकल जाएगी, ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसलिए इसे हम कहते हैं ओपेक सरफेस या फिर इसे हम कहते हैं पॉलिश्ड सरफेस भी, ठीक है ना। ये हो गया आपका पॉलिश सरफेस। ये सरफेस कैसा है, रफ सरफेस है या फिर स्मूथ सरफेस है, तो आप इसे कहेंगे स्मूथ सरफेस। तो हमेशा याद रखिएगा, जब स्मूथ सरफेस में आपका रिफ्लेक्शन होगा मतलब लाइट आएगी, इससे टकरा करके वापस जाएगी, इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। जब लाइट आकर के वापस जाएगी तो वो जब टकराने के बाद, यानी कि वो जब टकरा रही होगी, वो सरफेस अगर स्मूथ होगी तो इसे हम एक और नाम कहते हैं, जिसे कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये भी आपका सवाल पूछा गया, यानी इसे कहते हैं नियमित परावर्तन, ठीक है ना, नियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन का मतलब क्या है कि जो सरफेस है वो सरफेस कैसी है आपकी, स्मूथ है, और अगर ये सरफेस स्मूथ नहीं होती, इस प्रकार से ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ होती, ठीक है ना, इस प्रकार से, तो ये जो आपकी सरफेस है ये कैसी सरफेस है आपकी, रफ सरफेस है। तो यहाँ से जब लाइट आकर के वापस जब टकरा करके निकलेगी तो ये जो सरफेस रफ होने के कारण इसे हम क्या नाम देते हैं, इसे हम कहते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी कि अनियमित परावर्तन, ठीक है इतना। अब आइए, ये आपका एक पॉलिश सरफेस हो गया, ठीक है, और ये सरफेस कैसा है आपका, स्मूथ सरफेस है। इस पॉलिश्ड सरफेस में सबसे पहले हम लोग एक नॉर्मल लाइन खींचते हैं, ठीक है। देखिए नॉर्मल लाइन ये कैसे आया, क्योंकि यहाँ अभी आपने देखा एक नॉर्मल, फिर आपने देखा इंसिडेंट, और इसे आपके बाद देखा रिफ्लेक्टेड। इस नॉर्मल को हिंदी में कहते हैं अभिलंब। तो ये नॉर्मल लाइन कैसे खींचते हैं इसको समझिए। जो आपके पास पॉलिश्ड सरफेस है उसके जस्ट परपेंडिकुलर आप एक लाइन खींचिए, ठीक है। तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर आप एक लाइन खींचेंगे, ये आपका 90 डिग्री पर ये लाइन खींचा, तो इसे हम क्या नाम देते हैं, इसे हम नाम देते हैं नॉर्मल, यानी कि इसे हम क्या नाम देते हैं, अभिलंब, ठीक है। इसे हम क्या नाम देंगे, अभिलंब। क्लियर। सबसे पहले हमने क्या लिया, एक पॉलिश सरफेस। अगर ये पॉलिश सरफेस स्मूथ होगा तो हम इसे कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, और अगर ये सरफेस रफ होता तो हम इसे क्या नाम देते हैं, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखिए हम यहां पर क्या कर रहे हैं, एक टॉर्च लिए हुए हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से यहां से हमने एक लाइट इंसिडेंट किया है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना है, यहां से हमने एक लाइट इंसिडेंट किया है इस पॉइंट पर एकदम, ठीक है। तो ये आपने एक लाइट इंसिडेंट किया, ठीक। अब मुझे ये बताइए कि आप जब इस लाइट को इंसिडेंट किए हो, ठीक है, इस पॉइंट पर, तो ये जो लाइट जो इंसिडेंट किया गया है इसे हम क्या नाम देंगे, इंसिडेंट रे, ठीक है ना। इसे हम क्या नाम देंगे, इंसिडेंट रे, या इसे ही हम कहते हैं आपतित किरण, ठीक है। एक नॉर्मल क्लियर हो गया, आपतित किरण क्लियर हो गया, ठीक। सिंपल सी बात है, हमने कहा कि जब लाइट किसी सरफेस पे इंसिडेंट होगी या फिर आपतित होगी तो उससे टकराने के बाद ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो सेम एज इट इज ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। आपके मन में आ रहा होगा सर ये कितने एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, तो उसके लिए वेट करिएगा, ये अभी लॉ ही आपको बताएगा। तो ये जो लाइट यहाँ से टकराने के बाद क्या हुई, परावर्तित हुई, यानी कि ये कौन सी रे है आपकी, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ठीक है। तो पहले तो तीन चीज मुझे क्लियर करना था, यानी कि ये क्या हो गया, परावर्तित किरण हो गया, ठीक है ना। ये कौन सी किरण हो गई, परावर्तित किरण। तीन नाम मुझे क्लियर करनी थी, क्या क्या है, पहला नियम मुझे क्लियर करना था, इसलिए ये हो गया नॉर्मल। कैसे नॉर्मल आएगा, पॉलिश सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल लाइन।
फिर हम एक लाइट इंसिडेंट करेंगे, उसे हम नाम देंगे इंसिडेंट रे, और जब ये टकरा करके वापस जब ये निकलेगी तो वो जो रे निकल रही होगी उसे हम क्या कहेंगे, परावर्तित किरण, या फिर हम उसे कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब आइए, ये जो भी चीज़ें अभी आपने देखा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल या फिर रिफ्लेक्टेड रे, ये आपने जो भी चीज़ें की है एक प्लेन पे की है। कैसे एक प्लेन पे की है आप समझिएगा। अगर यहाँ बात की जाए, ये आपका एक प्लेन है, ये पेपर, ठीक है, आपने जो लाइट इंसिडेंट किया इस प्लेन पे इंसिडेंट किया, नॉर्मल जो खींचा इसी प्लेन पे खींचा, पेज पर ही खींचा, और जब आपकी लाइट रिफ्लेक्ट हुई तो इसी पेज पर ही निकली। इसीलिए हम इसे कहते हैं कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो आपके जो इंसिडेंट रे होते हैं और जो नॉर्मल होते हैं और जो रिफ्लेक्टेड रे होते हैं, वो तीनों क्या होते हैं, आपके एक ही तल पे होते हैं और एक सेम प्लेन पे होते हैं। अगर ये लाइट आपने इंसिडेंट किया, क्या आपको ऐसा इस तरह से बाहर निकलते हुए दिखा या फिर इस तरह से हवा में निकलते मिली? नहीं। अगर इस तरह से ऐसा होता है कि आप इस तरह से लाइट इंसिडेंट की और इस तरह से ऊपर निकल गई, यानी कि एक तो ये प्लेन हो गया और एक ऊपर में इस तरह से साइड में एक प्लेन हो गया, एक इस तरह से ऊपर एक हो गया और एक इस प्लेन पे आ गया, तो यहाँ पर दो प्लेन की बात हो जाती, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता है। आपने पेपर को प्लेन माना है, एक प्लेन, तो इस पेपर में आपने लाइट इंसिडेंट किया था, नॉर्मल भी यहीं आया और रिफ्लेक्टेड रे भी यहीं आया। तो यानी कि पहला जो लॉ बताया गया है आपको समझ में आ गया कि जो इंसिडेंट रे होती है और जो नॉर्मल होती है और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है ऑलवेज लाई इन अ सेम प्लेन, का मतलब आप समझ गए। अब दूसरा लॉ क्या कहा गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। अभी आपतन कोण और परावर्तन कोण यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है, पहले उसको देखिए। देखिए, एक लाइट जब आपने इंसिडेंट किया यहाँ से, तो इसने दो एंगल फॉर्मेशन की। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, ये जो आप एंगल देख रहे हैं ये टोटल कितना एंगल होगा? ये आप कहेंगे 90 डिग्री, क्योंकि ये नॉर्मल लाइन आपने सरफेस से 90 डिग्री खींचा, ठीक है। यहाँ दो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये इंसिडेंट रे जो है दो एंगल बना रही है, एक तो सरफेस के साथ एंगल बना रही है और एक नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है। देखिए, ये जो सरफेस के साथ एंगल बना रही है आप इसे कह सकते हैं क्या, थीटा एस भी कह सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि सरफेस के साथ बनाया गया एंगल। और ये क्या कर रहा है, आपके नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है इसे हम क्या कहते हैं, एंगल आई, यानी कि इसे ही हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब इंसिडेंट रे, ठीक है ना, इंसिडेंट रे जब नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर डिफाइन किया जाए तो द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंस रे, ठीक है ना। द एंगल ये किसके किसके बीच में होगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। ये इंसिडेंट रे और सरफेस के बीच में ये कौन सा एंगल है, ये सरफेस एंगल हो गया, यानी कि सरफेस के साथ इंसिडेंट रे ने जो एंगल बनाई है। उसी प्रकार जब लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई तो ये भी आपके एक नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है और एक सरफेस के साथ एंगल बना रही है, तो ये इसको हम नाम दे दे रहे थीटा एस, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड रे ने एंगल बनाई सरफेस के साथ, ये इंसिडेंट रे ने सरफेस के साथ थीटा एंगल बनाई है, और जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन कोण, ठीक है, परावर्तन कोण, ठीक है। आपतन कोण ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण, ठीक। तो इसको हम यहाँ पे आपको लिख भी देते हैं, आई, एंगल आई क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, यानी कि ये हो गया आपतन कोण, क्लियर हो गया। और एंगल आर ये क्या हो गया आपका, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन कोण, ठीक है ना, ये हो गया आपका परावर्तन कोण, क्लियर। आपका जो ये लॉ क्या बोलता है कि ये जो एंगल आई है और ये जो एंगल आर है ये इक्वल होती है, मतलब जितना एंगल ये इंसिडेंट रे ने इस नॉर्मल के साथ बनाया उतना ही एंगल ये टकराने के बाद उतने ही एंगल पे ये क्या होगी, ये बाहर निकलेगी, ठीक है ना। ये जो आपकी लाइट निकली है उतने ही पे, मतलब अगर ये जो लाइट इंसिडेंट हुई है नॉर्मल के साथ 45 डिग्री पे, तो ये जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी ये भी रिफ्लेक्ट होने के बाद ये भी जो बनाएगी एंगल इस नॉर्मल के साथ, ये कितना बनाएगी, 45 डिग्री। तो दूसरा लॉ जो ये कहता है, ये यही कहता है कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, ये आपका सेकेंड लॉ होता है। मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये सेकेंड लॉ कहा गया है यहाँ पर, ये कि यहाँ पर देखिए जैसे कि ये आपका एक पॉलिश्ड सरफेस हो गया, ठीक है, ये पॉलिश सरफेस है, यहाँ हमने एक नॉर्मल लाइन खींच ली है 90 डिग्री पे, हमने इस पे एक लाइट इंसिडेंट की है और हमने कहा कि ये जो लाइट इंसिडेंट की है इस इंसिडेंट लाइन ने जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसने बनाया है नॉर्मल के साथ 60 डिग्री की। तो सिंपल सी बात है, अब आपसे अगर आर की वैल्यू पूछ ली जाए तो कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्ट बोलोगे कि
जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है ना। यानी कि जितने एंगल पे लाइट इंसिडेंट की जाएगी उतने ही एंगल पे आपकी लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। ये 60 डिग्री का फॉर्मेशन होगा। अगर ये आपका 90 डिग्री है तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे ये बताइए, अगर आपको ये पता है ये 90 डिग्री है, ठीक है ना, ये कितना है 90 डिग्री, ठीक। अगर ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, तो 90 माइनस 60 ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। उसी प्रकार ये आपका जो सरफेस के साथ ये रिफ्लेक्टेड एंगल कितना है बना रही होगी, ये 30 डिग्री बना रही होगी, और ये भी कितना बनाएगा 30 डिग्री, क्योंकि ये भी इधर से 90 डिग्री बनाएगा तो ये 60 है तो ये भी 30। सिंपल सी बात है, क्लियर। क्योंकि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है, तो यहाँ जितना एंगल बनेगा वहाँ यहाँ भी उतना ही बनेगा, यहाँ जितना बन रहा होगा वहाँ पे भी इतना ही बनेगा, और टोटल ये जो होता है आपका 90 डिग्री होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए किसी भी सवाल में कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज थीटा, ठीक है ना, कि परावर्तन कोण जो होता है वो आपकी थीटा है, तो आपतन कोण या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, तो वो भी क्या बोलोगे आप, थीटा। अगर ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 45 डिग्री है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगी, वो भी 45 डिग्री, ठीक है। इस पे अभी हम आपको न्यूमेरिकल करवाते हैं, इससे पहले कुछ और चीज हम लोग समझ लेते हैं। तो आपने रिफ्लेक्शन में क्या देखा, आपने रिफ्लेक्शन में एक चीज देखी है, एक इंपॉर्टेंट चीज ये देखी कि जब भी कोई लाइट पॉलिश सरफेस से टकराती है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, अविलंब है। आपकी ने ये लाइट इंसिडेंट किया, ठीक है साहब, ये जब आपने लाइट इंसिडेंट किया तो टकराने के बाद ये आपका कौन सा मीडियम है, ईयर है, ठीक है। यहाँ पर कौन सी है, क्या कौन सी मीडियम, यहाँ पर ईयर होगी, ये पूरा आपका क्या है, ईयर है। तो परावर्तन को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह से, या फिर when the ray of light is incident to the polished surface, then they do not change medium। मतलब ये कि प्रकाश की किरण सतह से टकरा करके उसी माध्यम में वापस हो जाती है। जैसे कि ये लाइट जब आपने इंसिडेंट किया, ये कौन सी मीडियम में था, ईयर में, और जब इसने टकरा करके जब ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हुआ, तो भी ये रिफ्लेक्ट होने के बाद भी वो क्या अपना मीडियम चेंज किया, नहीं, सेम उसी मीडियम में ये वापस आ गया। तो यही आपका परावर्तन होता है। प्रकाश की किरण सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस हो जाती है, ठीक है ना। लाइट रे रिटर्न बैक टू द सेम मीडियम आफ्टर कॉलिजन, ठीक है ना। जब आपने लाइट रे को इंसिडेंट किया आफ्टर कॉलिजन, दे रिटर्न बैक टू द सेम मीडियम, एयर मीडियम ही है आपका, इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कर रहे हैं, इस डेरिवेशन से आपके मल्टीपल ऑफ न्यूमेरिकल्स आपके बनेंगे, ठीक है ना। ये न्यूमेरिकल आपके लिए आप या पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यहाँ पे ये डेरिवेशन समझा देता हूँ, और एग्जाम में आप इसको डायरेक्ट यूज़ करेंगे, विथ इन सेकेंड चीज़ों को आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग करते हैं। क्या है, देखिए, इसको अगर बात किया जाए तो सबसे पहले एक पॉलिश सरफेस हम लोग लेते हैं, ठीक है। ये आपका एक पॉलिश्ड सरफेस हो गया, ठीक। पॉलिश सरफेस अभी नहीं हुआ, इसको हम लोग पहले पॉलिश करेंगे, या फिर पीछे आप कुछ एल्युमिनियम का फॉइल भी लगा सकते हैं, लकड़ी लगा सकते हैं, ब्लैक पेंट कर सकते हैं, तब ही जाकर के आपकी कोई चीज़ रिफ्लेक्ट होगी। अगर आप यहाँ पर इसको पॉलिश नहीं करते हैं, इस प्रकार से ही आप सरफेस को रखते हैं, तो लाइट आप इधर से इंसिडेंट करोगे तो लाइट आपकी इधर से निकल जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि लाइट को तो इधर जाना था ना, लेकिन ये आपने पॉलिश कर दिया ब्लैक कलर से, या फिर कुछ लकड़ी लगा दी, इसलिए लाइट इधर से निकल गई, रिफ्लेक्ट हो गई। समझ में आया चीज़। अब जैसे कि अगर आपके खिड़की शीशे की होगी, ठीक है ना, तो आप शीशे पे टॉर्च मारो, ठीक है ना। टॉर्च मारोगे तो ऐसा नहीं है कि आपके रूम में ये वापस रिटर्न बैक होगा, ये बाहर की ओर निकल जाएगी, बाहर की ओर आपको चीज़ें दिखेगी। लेकिन जब आप दीवार पर आप क्या करते हो, लाइट मारते हो, तो वापस वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि ये एक ट्रांसपेरेंट नहीं है, लेकिन जो शीशा या ग्लास है वो क्या है, आपकी ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एक पॉलिश सरफेस हो गया। इस पॉलिश सरफेस में हम लोग 90 डिग्री पर एक लाइन खींचते हैं, जिसे हम क्या नाम देते हैं, नॉर्मल लाइन, ठीक है ना। इसे हमने क्या कहा, नॉर्मल, ठीक। ये हो गया आपका नॉर्मल। ये आपका कितना एंगल बनाएगा सरफेस से, 90 डिग्री, क्लियर। इधर 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये पूरा कितना होगा, 180 डिग्री। इतना क्लियर हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमने एक टॉर्च लिया, टॉर्च से हमने यहाँ पर आपको एक लाइट इंसिडेंट की है, ठीक है, इस पॉलिश सरफेस पे, क्लियर। जब ये लाइट आया, अगर ये पॉलिश सरफेस नहीं होता तो क्या होता, लाइट इस तरह से बाहर निकल जाती। अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये पॉलिश सरफेस नहीं था, तो लाइट को क्या करना था, लाइट को इस प्रकार से, इस तरह से इसको बाहर निकल जाना था, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, इसका ओरिजिनल पाथ हो गया ये, ठीक है। ये लाइट की क्या है, ओरिजिनल पाथ है, ठीक है। ये लाइट की क्या है, ओरिजिनल पाथ है, मतलब वास्तविक मार्ग लाइट की यही है कि लाइट आप इंसिडेंट किए तो लाइट इस तरह से बाहर निकल जानी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे पॉलिश सरफेस या मिरर, पीछे प्लास्टिक कुछ भी लगा दिया, जिसके कारण लाइट क्या हुई, यहाँ से लाइट
इस तरह से लाइट आपके रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, यही होता है। अब देखिए हमने क्या कहा कि जब लाइट इंसिडेंट किया तो इस सरफेस के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा, जिसको हम क्या नाम देंगे, थीटा कह सकते हैं, या फिर थीटा सरफेस भी बोल सकते हैं, थीटा एस से। ये रिफ्लेक्टेड रे भी आपके सरफेस के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा, हम क्या कर सकते हैं, इसको थीटा एस कह सकते हैं। अभी ये जो नॉर्मल लाइन देख रहे हो, ये ब्लैक वाली, ये नॉर्मल लाइन जो है क्या कर रही है, एक तो ये जो इंसिडेंट रे है ये क्या कर रही है, एक तो नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है, ठीक है, ये मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये आपका एक नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है, ठीक है ना, और ये क्या कर रहे हैं, आपके सरफेस के साथ एंगल बना रही है थीटा एस, ठीक। उसी प्रकार ये रिफ्लेक्टेड भी एक नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है और एक सरफेस के साथ एंगल बना रहा है थीटा एस। अब देखते हैं इसको ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये आपके डेरिवेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका टोटल एंगल कितना है, ये आपका 90 डिग्री है। इस तरह से अगर हम बोले तो ये आपका टोटल 90 डिग्री है। तो ये अगर थीटा एस है तो ये आपका 90 माइनस थीटा एस होगा, 90 माइनस थीटा एस होगा ये, ठीक है। और मुझे पता है कि ये एंगल क्या बन रहा है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच, यानी कि ये कौन सा एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि ये भी एंगल क्या होगी आपकी 90 माइनस थीटा एस। कैसे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से जो हम लोग ने पढ़ा और इसको प्रूव भी करते हैं। ये 90 डिग्री है, ये थीटा एस है, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा एस। क्लियर है इतना अभी तक। अब देखिए ये जो आपको लाइट की जो पाथ दिख रही है, ये इस लाइट की ओरिजिनल पाथ है, मतलब इस तरह से लाइट की क्या थी, ओरिजिनल पाथ थी। ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ये पूरा 180 डिग्री होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये 180 डिग्री आपको ये वाला बात किया जा रहा है, ये जो लाइट इंसिडेंट किया यहाँ से आपकी ये जो पूरी एंगल ये कितनी होनी चाहिए, 180 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 180 की अगर बात की जाए तो ये 180 आपका यहाँ पर अगर आप देखेंगे थोड़ा, तो ये जो देखिए यहाँ पर लाइट का क्या, आप इसको एक हम अभी आपको टर्म समझाना चाहते हैं, डेविएशन, ठीक है ना। डेविएशन को हिंदी में कहते हैं विचलन। अब ये विचलन क्या होता है, डेविएशन मतलब क्या होता है, डेविएट कर जाना। आपको जाना था इधर लेकिन आप क्या हो गए, डेविएट हो गए इधर आपके स्कूल थे लेकिन आप चले गए इधर खेलने, या फिर आपको जाना था इधर आप चले गए इधर, मतलब कोई भी चीज़ का डेविएट कर जाना, अपने पाथ के जो ओरिजिनल पाथ थे उस ओरिजिनल पाथ से क्या होना, डेविएट कर जाना, इधर उधर घूम लेना। तो ये लाइट का भी वही हुआ, जब ये लाइट आ रही थी इस सतह से, अगर ये सतह अगर पॉलिश नहीं होती, ये सरफेस पॉलिश नहीं होती थी, अपने ओरिजिनल पाथ से निकल जाती, यहाँ पर इसको कोई डेविएशन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे पॉलिश सरफेस मिलने के कारण ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, यानी कि इसमें क्या हुआ, डेविएशन हुआ। अब इस डेविएशन को आपको देखना है कि कितना डेविएशन हुआ। तो अब देखिए इस डेविएशन को मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, ये जो आप देख सकते हैं ये आपका टोटल डेविएशन हुआ, इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए इस लाइट की ये ओरिजिनल पाथ थी लेकिन लाइट गई इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई, तो ये टोटल इसकी क्या हो गई, डेविएशन हो गई, जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। डेविएशन बोले तो विचलन, ठीक है, अपने ओरिजिनल पाथ से क्या करना, डेविएट कर जाना। अब देखिए इस डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, आपसे ये भी एग्जाम में पूछेगा, थीटा एस का भी वैल्यू पूछेगा, 90 माइनस थीटा एस का भी वैल्यू पूछेगा। अब आप इस डेल्टा को कैसे निकालेंगे, अब मुझे ये बताइए। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा अगर इसको फिगर को यहाँ पर मैं बनाऊँ तो यहाँ आप इस तरह से आप एक लाइन खींचेंगे, इसमें आप नहीं समझ पाइएगा, रहने दीजिए। देखिए इस फिगर में ही हम आपको समझाते हैं। ये आपका क्या हो गया, डेल्टा हो गया, और ये पूरा कितना होगा, 180 होगा, ये होगा कि नहीं, वो पूरा 180। अब मुझे ये बताइए ये जो डेल्टा है और ये आपका ये पूरा कितना है, 180 डिग्री है, यानी कि ये आपका क्या है, पूरा 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री जो है आपका, ये 180 डिग्री, ये 180 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा प्लस 90 माइनस थीटा एस प्लस 90 माइनस थीटा एस, क्योंकि ये तो पूरा ही आपका ये जो एंगल है ये 180 है, ये पूरा 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ हटा के यहाँ लिखते हैं क्लियर, 180 डिग्री जो है आप क्या 180 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा एस प्लस 90 माइनस थीटा एस प्लस डेल्टा। तो देखिए ये जो आपका एंगल पूरा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 180 इक्वल्स टू 90 प्लस 90 180 माइनस 2 थीटा एस प्लस डेल्टा, ठीक है। ये 180 से कट गया तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2 थीटा एस, यानी ये डायरेक्ट वैल्यू आपको याद होना चाहिए। आपके एग्जाम में क्या होगा कि आपको सरफेस एंगल दे दिया रहेगा, या एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया रहेगा, या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिया हुआ रहेगा, तो आपसे डेविएशन पूछेगा। तो आपको बस पता होना चाहिए कि जो इंसिडेंट रे है या फिर रिफ्लेक्टेड रे है, जो सरफेस के साथ जितना एंगल बनाएगा डेविएशन उसके जस्ट
2 टाइम्स होगा, यानी कि उसका दुगना होगा। यानी कि इंसिडेंट रे अगर 45 डिग्री बना रहा है अपने सरफेस से, तो जो डेविएशन होगा वो 90 डिग्री होगा। समझ में आया? तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि डेविएशन कैसे निकलेगा थीटा एस। अब इसका मैं आपको यहाँ पर नेमिंग कर देता हूँ, बस आप यहाँ पे क्लियर हो जाइए। देखिए ये डेल्टा है, डेल्टा को आप क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है ना, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन को हिंदी में आप लिख लीजिए विचलन कोण। थीटा एस क्या है, सरफेस एंगल, ठीक है ना, सरफेस एंगल इट मीन्स सतह कोण है, ठीक है, सतह से बनाया गया कोण। 90 माइनस थीटा एस क्या हो गया आपका, 90 माइनस थीटा एस जो है वो क्या हो गया आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना, यानी कि आपका आपतन कोण हो गया। और 90 माइनस थीटा एस ये भी क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि इक्वल्स होता है एंगल आई इक्वल्स टू क्या होता है आपका, एंगल आई इक्वल्स टू आपका एंगल आर होता है। तो 90 माइनस थीटा एस आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये क्या हो गया, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण। यहाँ पे क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको हम लोग कर लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ, आपको एग्जाम में फिगर बनाना पड़ेगा, वहाँ पे डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ कि एक पॉलिश सरफेस है आपका, ठीक है, यहाँ पे आपको एक पॉलिश सरफेस दिया गया है। तो अगर क्वेश्चन में इस तरह से देखिए, क्वेश्चन क्या आपको बोलेगा, सुनिएगा ध्यान से, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, ठीक है ना, सुनते चलिएगा, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड सरफेस इज 50 डिग्री, देन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हिंदी में आपतित किरण और सतह के बीच 50 डिग्री का कोण बनती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो देखिए इसको फिगर में कैसे बनाएंगे, यहाँ बोला गया कि द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड सरफेस। तो इंसिडेंट रे से सबसे पहले हम लोग एक नॉर्मल बनाएंगे, ठीक है, इंसिडेंट करेंगे एक रे हम लोग सबसे पहले, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है कि द एंगल बिटवीन, किसके किसके बीच में एंगल, आपतित किरण और सतह के बीच। ये आपतित किरण, इंसिडेंट रे और सरफेस के बीच कितना दिया हुआ है आपका, 50 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। और आपसे क्या पूछा है, ये आपका क्या हो गया, आई हो गया, और यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकलेगी, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है, ये हम सभी को पता है। और आपसे क्या पूछा है कि देन द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन कोण का मान, आपसे एंगल आर की वैल्यू पूछी जा रही है। तो हम बहुत आसान से निकाल सकते हैं। ये क्या होता है आपका, टोटल 90 होता है, ये 50 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। सिंपल सी बात है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 डिग्री आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा आपकी, 40 डिग्री। अगर आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पर कि इसकी एंगल ऑफ डिविएशन क्या होगी, यानी कि आपको डेल्टा पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना, ये आपको डेल्टा की वैल्यू, तो हमें पता है डेविएशन क्या होती है, 2 थीटा एस होती है। सरफेस के साथ जितना एंगल बन रहा होगा उसका 2 टाइम, तो सरफेस के साथ कितना बन रहा है, 50 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ डिविएशन क्या हो जाएगी, 100 डिग्री। ये भी क्लियर हो गया आपका। अगला सवाल आइए, अगला सवाल आपसे क्या पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या पूछ रहा है आपसे कि एंगल ऑफ, सुनिएगा ध्यान से, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 40 डिग्री, ठीक है ना जी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 40 डिग्री, देन एंगल ऑफ डेविएशन, आपसे पूछा गया है विचलन का मान बताइए यदि आपतन कोण का मान 40 डिग्री है। तो आपको क्या दे दिया गया, आपतन कोण का मान दे दिया गया, यानी कि सबसे पहले हम आपतन कोण बनाते हैं, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये पॉलिश सरफेस हो गया, ये नॉर्मल हो गया। तो सबसे पहले हम लाइट इंसिडेंट कराएंगे यहाँ पे, ठीक है, ये आपका पूरा 90 डिग्री होता है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दी हुई है, 40 डिग्री हुआ है। यहाँ से लाइट आपका क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, और आपसे पूछा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डेविएशन हो गया डेल्टा। तो डेल्टा क्या होता है आपका, 2 थीटा एस, यानी कि सरफेस से बनाया गया जो एंगल होता है उसका 2 टाइम्स होता है। तो ये 40 है, तो सरफेस एंगल कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। बताइए होगा कि नहीं, क्योंकि ये टोटल कितना होता है, 90 डिग्री। तो 90 माइनस 40 ये क्या हो जाएगा, 50। ये कैसे हमने निकाला 50 डिग्री, समझ में आ रहे हैं। ये आपका टोटल कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है, और ये कितना आपका 40 डिग्री है। तो 90 में से 40 माइनस करेंगे तो ये 50 डिग्री आएगा। बताइए ये एंगल निकल जाएगा। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 टाइम्स, यानी कि 2 इंटू 50, यानी कि डेविएशन कितना हो गया, यहाँ पर भी 100 डिग्री, ठीक है। अब देखिए दोनों सेम आया, आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं आएगा सेम। यहाँ आपको दिया था यहाँ पे 50 डिग्री, हमें ये निकालना था, और यहाँ ये 50 देके हमें ये निकालना था, और हमें यहाँ पर ये दे दिया गया था 40 डिग्री। तो क्वेश्चन केवल थोड़ा सा डाटा घुमाया गया था। तो आगे अगला सवाल मैंने यहाँ बना दिया। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुनिएगा ध्यान से। इफ एंगल ऑफ डेविएशन इज 100 डिग्री, आपको एंगल ऑफ डेविएशन दे दिया गया है 100 डिग्री, ठीक है। आपसे पूछा गया है देन
द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड सरफेस, यानी कि सरफेस, यानी कि आपसे ये वाली एंगल पूछी जा रही है थीटा एस की वैल्यू। हिंदी में पढ़ते हैं, यदि विचलन कोण का मान 100 डिग्री है, यदि विचलन कोण का मान 100 डिग्री है तो प्रकाश की जो किरण है, ठीक है, ये प्रकाश की आपतित किरण है सतह के साथ, ये जो सतह है इसके साथ कितना कोण बनाएगी ये बताइए। तो हमें पता है भाई डेल्टा इक्वल्स टू क्या होता है, 2 थीटा एस होती है। डेल्टा की वैल्यू हमें पता है 100 डिग्री, 2 थीटा एस, तो भाई थीटा एस क्या हो जाएगी 50 डिग्री। सिंपल सा सवाल था ये बस। तो थीटा एस क्या हो जाएगा आपका 50 डिग्री, और अगर एंगल आई पूछेगा, एंगल आर पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा 40 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा 40 डिग्री। समझ में आ गया। तो इस तरह से आपके सवाल बन सकते हैं। अगला सवाल सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, और यहाँ से आपके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न चीज़ भी क्रिएट होगा और समझने में भी थोड़ा दिक्कत होगा और सवाल भी यहाँ से बनेगा। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। सुनिए यहाँ मैंने लिखा है क्वेश्चन, क्या हिंदी में भी बोलूँगा, टेंशन नहीं लेना। इफ़ लाइट रे इज इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू पॉलिश्ड सरफेस देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदी में क्या बोला गया है कि यदि किसी सतह पर प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। अब इसको हम लोग फिगर से समझते हैं। सबसे पहले जो बात बोला गया है सबसे पहले उसको हम लोग लिखते चलते हैं। सबसे पहले इफ़ लाइट रे इज इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू द पॉलिश सरफेस, ठीक है, यदि किसी सतह पर प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो सबसे पहले पॉलिश्ड सरफेस बनाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए पॉलिश सरफेस हमने एक बना लिया है, ये हो गया पॉलिश सरफेस। हम एक नॉर्मल बनाएंगे, परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दिए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लाइट रे को इंसिडेंट करेंगे, एक एंगल पे हम लोग इंसिडेंट करते थे, जितना एंगल पे हम लोग इंसिडेंट करते थे उतने एंगल में आपका रिफ्लेक्शन होता था, ये आपका डेविएशन पार्ट हो जाता था, उतना ही। इतना क्लियर हो गया आपका, ठीक है भाई। अब देखिए, लेकिन यहाँ क्या बोला गया आपसे कि कितने एंगल पे इंसिडेंट किया गया है, या फिर सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है, क्या बोला यहाँ पे। यहाँ क्या बोल रहा है कि इफ़ लाइट रे इज इंसिडेंट, मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, नॉर्मल है ये आपका, ठीक है ना। इफ़ लाइट रे इज इंसिडेंट, यानी कि आप जो टॉर्च लिए हुए हो, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ टॉर्च, यहाँ से जो आप लाइट इंसिडेंट कर रहे हो वो परपेंडिकुलर है टू दी पॉलिश सरफेस, यानी ये जो पॉलिश सरफेस था, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर क्या था, नॉर्मल था। और आप जो लाइट इंसिडेंट कर रहे हो वो भी जस्ट इसके परपेंडिकुलर, यानी कि इसी नॉर्मल के ऊपर ही आप इंसिडेंट कर रहे हैं। फिर समझिए होता क्या था, ये पॉलिश सरफेस था, ठीक है, ये नॉर्मल थी, और जब आप लाइट इंसिडेंट करते थे तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता था उसको हम लोग कहते थे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो जो लाइट रिफ्लेक्ट होती थी, तो जो रिफ्लेक्शन जो लाइट की थी और जो नॉर्मल के बीच जो एंगल बनती थी उसे हम क्या कहते थे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हुआ क्या कि जो लाइट इंसिडेंट किया है आपने, और उसके बाद लॉ क्या बोलता है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है ना जी। इसके लिए आपने लाइट इंसिडेंस किया परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी आपने सतह के सरफेस आपने लाइट को आपतित किया है, यानी कि इसी नॉर्मल पे, यही नॉर्मल पे आपने इंसिडेंट रे को भी इंसिडेंट कर दिया है, आपतित कर दिया है। तो अब बताइए इस नॉर्मल के ऊपर ही आपने, मैं दूसरा कलर रेड ले रहा हूँ, इसी के ऊपर आपने ये लाइट भी इंसिडेंट किया है, तो दोनों के बीच, ये दोनों के बीच मतलब ये नॉर्मल और ये जो इंसिडेंट किया है आपने, इसके बीच कितना एंगल बन रहा है, यानी एंगल आई की वैल्यू क्या हो रही है, 0 डिग्री। आपसे समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, इफ़ द लाइट रे इज इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू पॉलिश सरफेस, तो ये मैंने लाइट को भी इंसिडेंट किया है इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पे जस्ट इंसिडेंट किया है इस नॉर्मल के ऊपर, परपेंडिकुलर सरफेस, देखिए ये इसके परपेंडिकुलर है सरफेस के, और नॉर्मल भी क्या है आपका परपेंडिकुलर ही है ना जी। ये जो नॉर्मल है ये भी आपका परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल लाइन परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है। तो अब बताइए एंगल आई क्या होगा आपका, एंगल आई क्या होता था आपका, जो इंसिडेंट रे थी और जो नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता था, यानी जो इंसिडेंट रे था और जो ये जो नॉर्मल थी और जो इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनती थी उसे हम क्या कहते थे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल 0 डिग्री, ठीक है। अब मुझे ये बताइए जब ये लाइट यहाँ से आके टकराई तो एंगल आर, यानी कि जो रिफ्लेक्शन होगा वो कितने एंगल पे होगा, तो भाई मुझे पता है एंगल आई इक्वल्स टू आर, यानी कि वो भी 0 डिग्री पे, यानी कि वो भी वापस इसी पाथ पर वापस रिटर्न हो जाएगा, यानी एंगल आर इक्वल्स टू भी आपकी क्या हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी।
अभी देखिए, अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने ये देखा। तो मुझे ये बताइए यहाँ पर डिविएशन कितना है, तो यहाँ पर आपका डेल्टा की वैल्यू की भी क्या हो जाएगी, ये डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि डेल्टा इक्वल्स टू क्या होता है, 2θs, और ये सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, तो 2 इंटू 90 क्या हो जाएगी आपकी, 180 डिग्री। तो ये आपसे कभी एग्जाम में नहीं, ये आप पहले यहाँ पर समझिए, इसको ध्यान दीजिए, समझिएगा। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि लाइट जब इंसिडेंट कर रहे थे तो लाइट जिस एंगल पर इंसिडेंट होती थी उस एंगल पर रिफ्लेक्ट होती थी। तो अभी तक हम जितने भी एंगल अभी तक हमने कंडीशन लिए, ठीक है ना, जो भी अभी हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है, आप यहाँ पे भी क्वेश्चन को सॉल्व किए, ठीक है, एक सर्टेन एंगल, कुछ ना कुछ एंगल पे आपने क्या किया था, इंसिडेंट किया था। तो आप देखिए लाइट आया इस पाथ पर और गया फिर इस पाथ पर, तो लाइट का पाथ क्या आपका चेंज हो गया, बिल्कुल। देखिए लाइट का ये पाथ था, वापस इस पाथ पे गया, लेकिन एक ऐसा कंडीशन बनता है जब लाइट का पाथ रिफ्लेक्शन में चेंज नहीं होता। वो कब, देखिए लाइट आया इसी पाथ पे और लाइट वापस भी गया, देखिए इसी पाथ पे, ये जाने का पाथ डायरेक्शन शो कर रहा है और ये आने का एरो शो कर रहा है। वो एक कंडीशन कब है, जब लाइट को आप इंसिडेंट करते हैं, जब आप प्रकाश को आपतित करते हैं परपेंडिकुलर टू पॉलिश सरफेस, यानी कि जब आप सतह के लंबवत आप जब लाइट को आपतित करते हो तब जाकर के जो एंगल जब जब जाकर के जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण 0 डिग्री, और जो लाइट क्या करती है अपने पाथ को या फिर अपने मार्ग से में क्या होती है, उसी मार्ग से वापस रिटर्न होती है। तो ये कंडीशन आपको याद रखना है। आपसे डायरेक्ट पूछेगा व्हेन लाइट इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू पॉलिश सरफेस देन फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो आप वो क्या बोलोगे, 0 डिग्री। आपसे पूछेगा क्या लॉ ऑफ, या फिर आपसे पूछेगा कि रिफ्लेक्शन में, ठीक है ना, लाइट का मार्ग यानी कि लाइट का जो पाथ होता है, ठीक है ना, लाइट का जो पाथ यानी कि लाइट का मार्ग चेंज कब नहीं होता है, चेंज नॉट, कब चेंज नहीं होता है, कब, जब लाइट इंसिडेंट की जाती है परपेंडिकुलर टू पॉलिश सरफेस, जब लाइट को आपतित की जाती है लंबवत टू सतह, ठीक है ना, तब जो होती है अपनी पाथ को लाइट चेंज नहीं करती। बाकी आप किसी भी एंगल पे आप कर लो, ठीक है ना, आप किसी भी एंगल पे लाइट को, पॉलिश सरफेस ये लिया आपने, नॉर्मल है ये आपका, इस एंगल में भी करोगे तो जिस एंगल पे बनाया हुआ आई उसी एंगल पे आपका रिफ्लेक्शन होगा। फिर से एक और एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे देखिए आपने इस पे अगर आपने इंसिडेंट किया है इस आई एंगल पे, तो इतना एंगल पे ये रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब आपका ये पाथ चेंज होगा ही होगा। अगर आपने परपेंडिकुलर टू पॉलिश सरफेस नहीं किया, अगर आपने इतने एंगल पे भी आपने टक्कर इंसिडेंट की है लाइट को, तो इसी एंगल पे ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। एक ही केस है आपका ये, जब आप लाइट को इंसिडेंट करोगे परपेंडिकुलर टू पॉलिश सरफेस, तब एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू 0 होगी और पाथ भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है इतना। चलिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग समझने वाले हैं। ये क्या है, लाइट। लाइट क्या है, आपका एक वेव होता है, हमने पढ़ा है, हमने ये भी पढ़ा है कि वेव की क्या होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे कि वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और वेग यानी कि गति, ठीक है ना, और एक होती है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमें लाइट में बात नहीं करनी होती है। तो देखिए अब जो हमने पढ़ा अभी क्या, रिफ्लेक्शन, ठीक है, हमने क्या पढ़ा अभी, रिफ्लेक्शन, यानी कि हमसे ये पूछेगा कि रिफ्लेक्शन में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, वेग, ठीक है ना, उस पर आपका प्रभाव पूछेगा कि वो क्या होगा, चेंज होगा या फिर नहीं चेंज होगा, उसको हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपने जो अभी रिफ्लेक्शन पढ़ा, क्या रिफ्लेक्शन में आपका कोई भी मीडियम चेंज हो रहा था। यहाँ पर आपने लाइट जो इंसिडेंट की, ये कौन सा मीडियम था, आपका एयर था, और जब रिफ्लेक्ट हुआ वो भी क्या था, आपका एयर ही था। क्या पानी था, नहीं था, या फिर ग्लास था, नहीं था, या फिर आपने ग्लास में इंसिडेंट किया तो रिफ्लेक्शन भी कहाँ हुआ, ग्लास में। मतलब मीडियम एक ही होता है, मीडियम आपका चेंज नहीं होता। जैसे यहाँ आइए, अगर मान के चलते हैं यहाँ पर ये पूरा ये आपका पानी था, ठीक है ना, पानी के अंदर हम लोग ये काम कर रहे थे, तो जो इंसिडेंट हुआ लाइट और जो रिफ्लेक्ट हुआ ये पानी के अंदर हुआ, मतलब मीडियम एक ही रहा। या फिर हमने ईयर में भी किया तो आपका ईयर ही रहा, यानी रिफ्लेक्शन में आपकी मीडियम चेंज नहीं होती। ये क्लियर हो गया। अब ठीक है, अब आइए यहाँ पर जो हमें मेन मुद्दा समझना। यहाँ दो व्यक्ति है, ठीक है ना, एक व्यक्ति ये है जो हवा में है और एक व्यक्ति पानी में है। इसने हवा में दौड़ना स्टार्ट किया, मतलब नॉर्मल आप जब रोड में दौड़ रहे होते हो तो देखिए इसकी जो छलांग है, ये जो छलांग है, देखिए इसकी जो छलांग है, इसने इतना डिस्टेंस कवर किया है ईयर में, ठीक है ना, ये देख सकते हैं इसने इतना डिस्टेंस कवर किया। मान के चलते हैं इसने 10 मीटर, 10 मीटर ज़्यादा हो गया, लेकिन ये 10 मीटर एग्जाम्पल समझ रहे इसने कवर किया, ठीक है, ईयर में जब था। लेकिन यही आप जब देखोगे पानी में इसने इतना डिस्टेंस किया, मतलब इसने 5 मीटर कवर किया, यानी कि आधा हो गया या उससे कम हो गया।
क्यों? सिंपल सी बात है। अब आप सोचिए कि आप रोड पर दौड़िए, ठीक है, और फिर आप पानी पे दौड़िए, तो आपकी जो स्पीड है सिंपल सी बात है पानी में कम जाएगी। क्यों? क्योंकि जो आप रोड में जो छलांग लगा रहे थे, जिस स्पीड से लगा रहे थे वो दोनों ही अधिक थी, लेकिन पानी में आपको क्या हुआ, अवरोध मिलता है, कोई आपको रोक रहा होता है, रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, प्रतिरोध क्रिएट होता है जो पानी लगाती है आपके तरफ, तो जिसके कारण आपकी स्पीड भी डिक्रीज हो जाती है और आपकी छलांग भी डिक्रीज हो जाती है। जैसे आप गेंद फेंकिएगा तो रोड में जैसे फेंकोगे तो काफ़ी दूर तक, ठीक है ना, और काफ़ी उछल करके वो चीज़ें जाएगी। तो उछलना यानी कि उसकी छलांग काफ़ी ज़्यादा है और दूर तक यानी कि स्पीड ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे आपने पानी में फेंका तो वो उछलेगा भी कम और वो जाएगा भी दूर तक कम, वो जाके फिर रुक जाएगा। अब इस फंडा को हम लोग लाइट पे इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए, ये एक आपका वेव है, ठीक है ना, ये वन हो गया वेव और ये आपका दूसरा वेव हो गया, ठीक है। इसलिए v1 है, इसकी अपनी एक लैम्डा होगी। अब लैम्डा किसको बोलते हैं वो नहीं बताएंगे, हमने पहले पढ़ा है। दूसरा हमने ये वेव है, इसकी अपनी लैम्डा 2 होगी। इस वेव की अपनी वेलोसिटी v1 होगी, इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी f1 होगी, और इसकी अपनी वेलोसिटी 2 होगी, इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी f2 होगी। अब देखिए, जो वेव यानी ये जो लाइट था आपका जब ईयर में ट्रेवल किया तो इसकी क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस लैम्डा 1 है, ठीक है। ट्रफ के बीच के भी डिस्टेंस लैम्डा होगा आपका। तो देखिए, ये डिस्टेंस देखा आपने ईयर में, और यही लाइट को जब आपने ईयर से बाहर करके जब आपने पानी में जब इंसिडेंट किया तो इसमें आपको देखने को मिला क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है ये लैम्डा 2। तो सिंपल सी बात है, हमने जब हवा में दौड़ा, छलांग मारा, ठीक है ना, और जब पानी में मारा तो हमने पानी में छलांग कम मारा, तो यहाँ पर भी जो तरंग है वही सेम आपकी प्रॉपर्टी शो करती है, इसकी वेवलेंथ क्या होती है, कम हो जाती है। यानी कि आपको एक पॉइंट ये याद रखना है कि इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ क्या चेंज और नॉट चेंज। तो आप क्या कहोगे, नॉट चेंज। क्यों? क्योंकि हम जो रिफ्लेक्शन कर रहे होते हैं वो या तो ईयर में होता है या फिर आपका वाटर में होता है या फिर गिलास में होता है, वहाँ मीडियम चेंज नहीं होता है, और यहाँ आपका मीडियम चेंज हो रहा है। इसलिए मैं ये समझाने के लिए दो मीडियम का एग्जाम्पल लिया, ठीक है ना। तो ईयर, अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ आइए, यहाँ पर जो वेव आया आपका, ठीक है ना, ये जो वेव आया, वेव आ कैसे रहा होगा, तो इसको देखिए, ये वेव तो लाइट जो आपने इंसिडेंट किया इस तरह से वेव के फॉर्म में आ रहा होगा ना, और रिफ्लेक्ट भी इस तरह से हो रहा होगा। तो इसके बीच के जो डिस्टेंस है ये लैम्डा है, ठीक है ना, ये लैम्डा है। तो ये जितना यहाँ डिस्टेंस है वही इसका भी इतना ही डिस्टेंस होगा, क्योंकि यहाँ भी आपका ईयर है तो यहाँ भी आपका ईयर है, तो दोनों छलांग उतना ही डिस्टेंस से आप मारोगे, यानी लाइट भी उतना ही छलांग मारेगा। समझ में आया? तो ये आपका क्लियर हो गया। उसी प्रकार वेलोसिटी भी क्या होगी आपकी, चेंज होगी नहीं। क्यों? क्योंकि लाइट की वेलोसिटी ईयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और रिफ्लेक्ट होने के बाद भी उसी माध्यम में, मैंने पहले ही आपको डेफिनेशन बताया था कि सतह से टकराने के बाद प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस क्या होती, परावर्तित हो जाती, उसे ही हम परावर्तन कहते हैं। तो लाइट भी उसी मीडियम में आया, सेम मीडियम में ही रह गया, तो वो भी चेंज नहीं होगा। और दूसरी चीज़ आपकी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी हमने कहा था E=H/ν, यानी कि जितना आपने एनर्जी लगाया है उतना ही फ्रीक्वेंसी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। तो आप ही दौड़ रहे हो तो आप उतना ही एनर्जी ईयर में भी लगाओगे, और ये आप वाटर में भी लगाओगे। तो हम तो यहाँ पर वाटर की बात ही नहीं करेंगे रिफ्लेक्शन में, क्योंकि हमारा मीडियम चेंज ही नहीं होगा, ईयर में तो ईयर में ही रहेंगे, यानी कि लाइट इंसिडेंट भी ईयर में होगा और रिफ्लेक्शन भी ईयर में होगा। और अगर हम वाटर में रहेंगे तो इंसिडेंट भी वाटर में होगा, रिफ्लेक्शन भी वाटर में होगा। तो फ्रीक्वेंसी तो भाई एनर्जी पर डिपेंड करता है, तो हम ईयर में रहेंगे तो उतना ही एनर्जी लगाएंगे, रिफ्लेक्शन के बाद भी उतना ही एनर्जी, यानी कि फ्रीक्वेंसी भी आपकी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी भी आपकी कांस्टेंट होगी, और वेवलेंथ भी आपकी कांस्टेंट होगी। लेकिन जब हम इसको रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है ना, REFRACTI और रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन में जब पढ़ेंगे तब इस चीज़ को और अच्छे से समझेंगे। जो अभी हमने इतना डिटेल समझाया वहाँ आप तुरंत समझ जाएंगे। तो अब आपको यहाँ पर समराइज़ करना है क्या क्या, कि देखिए हमने रिफ्लेक्शन में क्या देखा, रिफ्लेक्शन में जो लाइट की जो वेवलेंथ होती है, जो वेलोसिटी होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट अपने नोट्स में लिखिए, और जब हम नोट्स आपको देंगे तो फिर मिल ही जाएगा। आपको पता है कि आपको नोट टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ अपडेट मिलेगा, कब मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना, इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ध्यान से लिखिएगा, यहाँ पे 4-5 पॉइंट है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, वेवलेंथ क्या होगा आपका, नॉट चेंज, ठीक है ना, नॉट चेंज। सेकंड, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी आपकी नॉट चेंज।
अब मैंने ये तो डायरेक्ट लिख सकता था ये चीज़, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये क्यों चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी क्यों चेंज नहीं होगी, और वेलोसिटी भी आपकी क्या होगी, नॉट चेंज होगी। अब फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, आपकी जो लाइट का जो पाथ है वो आपका, ठीक है ना, लाइट का जो पाथ है आपका रिफ्लेक्शन में आपका क्या होता है, चेंज होता है कि नहीं होता, मुझे ये बताइएगा, ठीक है ना। लाइट का जो पाथ है तो क्या होता है, एक कंडीशन में क्या होता है, नॉट चेंज होता है। और ये कंडीशन कब था, जब पॉलिश सरफेस पे आपने नॉर्मल, ठीक है ना, आपने पॉलिश सरफेस पे क्या किया था, आपने जो लाइट इंसिडेंट किया था 90 डिग्री पे, तो आपका रिफ्लेक्शन भी सेम उसी पाथ पे क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ। तो नॉट चेंज कब, ये आपका एक कंडीशन, बाकी सब के कंडीशन में आपका लाइट का पाथ क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है ना। कैसे चेंज होता है, ये पॉलिश सरफेस था, नॉर्मल लाइन परपेंडिकुलर, आपने लाइट इंसिडेंट किया तो इस पाथ से ये आपका रिफ्लेक्शन यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पाथ यानी कि मार्ग यहाँ पे क्या होगा, बदलेगा, ठीक है। वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, वेग चेंज होगा, बदलेगा, इसमें भी बदलेगा, सॉरी इसमें नॉट चेंज होगा, इसमें भी नॉट चेंज होगा, इसमें भी नॉट चेंज होगा। बट लाइट की पाथ कब चेंज नहीं होगी, जब प्रकाश आप क्या करोगे, सतह पर लंबवत आपतित करोगे, या फिर द लाइट इज इंसिडेंट इज परपेंडिकुलर टू द पॉलिश सरफेस, देन एट दैट टाइम लाइट डू नॉट चेंज देयर ऑन पाथ, बट व्हेन लाइट इज इंसिडेंट एट सम एंगल, ठीक है ना, तब क्या होगा, लाइट का जो पाथ होगा वो क्या होगा, चेंज होगा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, लाइट के एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला पार्ट आपका पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। पूरा रिफ्लेक्शन का पार्ट भी है, ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल भी कर लिए हैं, बाकी हम लोग प्रैक्टिस सेशन जब टॉपिक खत्म करेंगे पूरा पार्ट हम लोग इस पर रिवीजन भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। पूरा रिफ्लेक्शन मेरे तरफ से खत्म। अब आप कमेंट करके बताइए कि चीज़ें आपको पूरी क्लियर हुई कि नहीं। देखिए ये जितनी चीज़ें मैं डायरेक्ट लिख सकता था, लैम्डा को भी लिख सकता था, फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी को भी, लेकिन इसको समझाना था कि लैम्डा क्यों चेंज नहीं होगा। इसी को जब हम रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे सर, ठीक है ना, जब आप रिफ्रैक्शन में पढ़ोगे तो आपको ये चेंज मिलेगा, लैम्डा फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अब आप खुद सोच भी सक रहे होंगे कि क्यों चेंज होगी, क्योंकि रिफ्रैक्शन में क्या होता है, आपका मीडियम चेंज हो जाता है। एयर से आप वाटर में आते हो, वाटर से ग्लास में जाते हो, ग्लास से एयर में आते हो, ग्लास से वाटर में जाते हो, तो आपके दौड़ने की जो छलांग है, ये छलांग दौड़ने की जो आपकी स्पीड है वो भी कमेगी। और फ्रीक्वेंसी तो भाई कभी चेंज ही नहीं होगी, क्योंकि आप पानी में दौड़ो, चाहे ग्लास में दौड़ो, चाहे एयर, दोनों जगह आप एनर्जी तो उतना ही ना लगाओगे, सिंपल सी बात है। तो ये वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा, हमने यहाँ पूरा कर ही दिया। चलिए कल मिलेंगे अगले वीडियो में रिफ्लेक्शन के बाद, और जो आगे होगा हमारा प्लेन मिरर, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।